स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 3 नवंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 3 नवंबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है तंजानिया को। ये वापस से न्यूज़ में आ चुका है तो इसको बहुत अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। यहाँ पर आपको 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, फिर आगे क्वेश्चन और भी है। पहले हम इन 4 नदियों के नाम को देख लेते हैं। पहली नदी का नाम दिया गया है ब्राह्मणी, देन नागावली, देन सुवर्णरेखा, देन वमसाधरा। तो यहाँ पे इन 4 नदियों के नाम दिए गए। अब आपसे पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन सी नदी है या कौन सी नदियाँ हैं जो कि ईस्टर्न घाट से राइज होती हैं। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 4, ऑप्शन सी 3 एंड 4 या फिर ऑप्शन डी 1 एंड 3। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखो स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखा है और जो यहाँ पर आपको ये फोटो दिख रहा है ना, ये नासा ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है। और इस फोटो में आप देख पा रहे हो ये सन का फोटो है और सन यहाँ पर स्माइल कर रहा है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 2 आंखें बनी हुई हैं और ये पूरा का पूरा स्माइलिंग वाला फेस बना हुआ है। तो ये नासा ने रिलीज़ किया। जैसे ही ये रिलीज़ होता है सोशल मीडिया पर ये पूरी तरह से वायरल हो चुका है। बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, CNN हो गया, मतलब दुनिया भर में इसकी चर्चा की जा रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि व्हाट नासा स्माइलिंग सन फोटो एक्चुअली शोज़, क्या दिखा रहा है ये फ़ोटो। इस प्रकार से बहुत सारे आर्टिकल्स आप देख पा रहे होंगे पब्लिश हुए हैं। ये तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है कि ये सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इसके अलावा और ढेरों आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हुआ क्या है, क्या चर्चा हो रही है एग्जैक्टली, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो आपको ये पूरा सन का इमेज दिख रहा है, इस पे जो आपको ये ब्लैक कलर के स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये बेसिकली सन के सरफेस के ऊपर ऐसा रीजन है, यानी कि जो हमारा सूर्य है ना, इसके सतह के ऊपर ये एक ऐसा रीजन है जहाँ से बहुत ज़्यादा सोलर विंड फ्लो हो रही है। बहुत ज़्यादा सोलर विंड बह रही है, यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। और उसके बाद मेंशन ये किया जाता है, नासा ने ये बताया कि ये जो रीजन ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, यहाँ पे सोलर मटेरियल बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि बाकी सारे एरिया में जो ये चमक रहा है वो सब सोलर मटेरियल की वजह से हो रहा है, लेकिन ये जो ब्लैक स्पॉट है यहाँ पर सोलर मटेरियल बहुत कम है। और बहुत कम होने के नाते यहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान बहुत कम है, जिसकी वजह से ये जो एरियाज़ हैं ये बहुत ज़्यादा डार्कर नज़र आ रहे हैं, ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं। और इनको क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है कोरोनल होल्स। क्या बोला गया है इनको, कोरोनल होल्स, ठीक है ना। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर कोई रीज़न तो होगा इन होल्स के पीछे का, कैसे ये हुआ, कोई कारण होगा। तो कारण नासा ने खुद नहीं मेंशन किया है, अभी तक ये अनक्लियर है। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या है। लेकिन मेंशन किया जा रहा है कि यहाँ पर आप हाई स्पीड सोलर स्ट्रीम को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवाएं बह रही हैं इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर। और बोला ये जा रहा है कि जो ये हवा है ना, जब ये आप कह सकते हो कि अर्थ की साइड बढ़ेंगी, यानी पृथ्वी की साइड बढ़ेंगी, तो इससे हो सकता है कि ये सारी विंड हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में हिट कर जाए। जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जो हमारे पोल्स वाले रीजन है ना, हो सकता है वहाँ पर ये स्ट्रीम विंड जाकर हिट कर जाए, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और मान लो यहाँ पे कोई केस ऐसा हो गया, इन केस यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग विंड है
वो पहुंच जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर तक, इन पोल्स तक यहाँ पर पहुंच जाती है। इससे क्या होगा, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आएगा और इससे जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो अलग अलग लेयर्स हैं ना, तो उसमें एक आयोनोस्फीयर की लेयर आती है। तो उस आयोनोस्फीयर की लेयर के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे और बहुत सारे चेंजेस होने के नाते उस लेयर से जो रेडियो और जीपीएस सिग्नल निकलते हैं, हो सकता है रेडियो और जीपीएस सिग्नल भी बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएं। यानी पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा बहुत डिसरप्ट हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर नासा ने मेंशन किया है। क्योंकि जो रेडियो और जीपीएस सिस्टम है, इससे कम्युनिकेशन किया जाएगा, तो हो सकता है कम्युनिकेशन भी यहाँ पर थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाए इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो नाम ध्यान रखना, इसको कोरोनल होल्स का नाम दिया गया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। एक स्टडी की गई है, उस स्टडी के अंदर बताया गया कि जो राइनो है ना, इसका जो सींग होता है, आगे हॉर्न होता है ना राइनो का, तो ये सींग पहले के कंपैरिजन में अब हमेशा छोटा होता चले जा रहा है, ऐसा यहाँ पर ये स्टडी बताती है। तो पूरा का पूरा एक जो स्टडी हुई है, इसके अंदर बहुत पुराने समय की पिक्चर्स भी ली गई है राइनो की, और आज के समय की पिक्चर्स भी ली गई राइनो की, और उन सारी पिक्चर्स को स्टडी किया गया है। और देखने को ये मिला कि पहले के कंपैरिजन में अब जो राइनो का हॉर्न है, जो राइनो का सींग है, वो लगातार छोटा होता हुआ गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। साइंटिस्ट ने इन सारी फोटोग्राफ्स को एनालाइज़ किया, सारे आर्ट वर्क्स को एनालाइज़ किया, और ये जो सारी स्टडी पब्लिश हुई है, ये हुई है पीपल एंड नेचर में। और इसके अंदर मेंशन ये किया जाता है कि जो राइनो है, इसकी सींग बहुत छोटी हुई है, और आपको पता होगा जो राइनो का शिकार किया जाता है, यानी बहुत सारी हंटिंग भी होती है राइनो की, वो किस लिए किया जाता है, वो उसके सींग के लिए, इसके हॉर्न के लिए ही किया जाता है। लेकिन पहले के कंपैरिजन में अब ये सींग हमेशा छोटा होता हुआ जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और राइनो की अलग अलग प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां होती हैं टोटल 5 प्रजातियां होती है राइनो की, ध्यान रखना। इसकी 5 स्पीशीज़ होती हैं। तो पांचों स्पीशीज़ के अंदर क्या क्या कंडीशन रही है वो यहाँ पर बताया गया। देखो, अगर हम लोग बात करें, ये जो 5 सर्वाइविंग राइनो की स्पीशी हैं, ये हम लोग देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं अलग अलग कारणों की वजह से। एक तो इनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हंटिंग क्यों होती है? इनकी सींग की वजह से हंटिंग होती है, इनका शिकार किया जाता है, इसकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है। दूसरा, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हैबिटेट लॉस, यानी कि जिस पर्टिकुलर रीजन में ये रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, वो एरियाज़ को यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है लगातार, जिसकी वजह से और भी बाकी सारे जानवर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये बात क्लियर हुई। लेकिन इस स्टडी ने ये दिखाया कि जो राइनो का हॉर्न का, सींग का जो लेंथ है, वो सबसे ज़्यादा कम किस किस राइनो के अंदर हुआ है, तो वो बेसिकली हुआ है सुमत्रन राइनो वाली प्रजाति में। मैंने आपको बताया राइनो की कितनी प्रजातियां हैं, टोटल 5 प्रजातियां हैं। इसमें से सुमत्रन नाम वाली भी एक प्रजाति पाई जाती है। तो ये वाली जो प्रजाति है ना, इसके अंदर सबसे तेज़ी से सींग का जो लेंथ है वो कम हुआ है, ऐसा बताया गया। और सबसे धीरे धीरे कौन से राइनो के अंदर कम हुआ है, तो वो है वाइट राइनो। ठीक है ना, तो वाइट राइनो भी एक और प्रजाति है। इन 5 में से एक तो सुमत्रन हो गया, एक वाइट राइनो हो गया। सुमत्रन के अंदर सबसे तेज़ी से सींग छोटा होता हुआ नज़र आया है पिछले कुछ सालों के अंदर, और वाइट राइनो के अंदर मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा कम ही हम लोगों ने ये वाला प्रोसेस देखा है। अब क्या सिर्फ राइनो के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टडी के अंदर ये भी ऑब्जर्वेशन किया गया, राइनो के साथ साथ जो हाथी का टस्क होता है, यानी हाथी का आपने दांत देखा होगा, तो उसका साइज़ भी पहले के कंपैरिजन में अभी छोटा होता जा रहा है, वो यहाँ पर इस स्टडी ने बताया। अब ये स्टडी कैसे की गई है, कोई मतलब ठोस सबूत वगैरह है क्या? तो इस स्टडी के अंदर देखो ये किया गया कि लगभग राइनो की 4000 के आसपास जो पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो इकट्ठी करी गई। और वो जो इमेजेस हैं वो बहुत पुरानी हैं, यानी कि 500 साल तक यहाँ पर जो भी इमेजेस आपको इसकी देखने को मिलेंगी, जो कि गूगल पर अवेलेबल हैं, उन सारी इमेजेस को एनालाइज़ किया गया। तो वो जो इमेजेस हैं उनका एनालिसिस ये बताता है कि पहले के कंपैरिजन में अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अब राइनो का अपीयरेंस थोड़ा सा अलग हो चुका है। जो ये सींग है एक समय पर बहुत लंबा हुआ करता था, अब यहाँ पर ये बहुत छोटा हो गया है। तो 500 सालों तक की जो इमेजेस हैं उनको यहाँ पर कैप्चर किया गया है, उसके बेसिस पर ये सारी की सारी स्टडी कंडक्ट की गई है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई, ये स्टडी क्या बताती है, एक नई स्टडी निकल कर आई है। तो इतना तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया, ये करंट अफेयर का इशू हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अब आपने क्या करना है, राइनो के बारे में पढ़ना है, क्योंकि राइनो भी न्यूज़ में है, तो आप इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। चलो मैं आपको कुछ डायरेक्टली फैक्ट्स बताता हूँ जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, हम लोग बात करते हैं राइनो की प्रजाति की, तो 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 5 प्रजातियाँ वो कौन कौन सी हैं? एक होता है वाइट राइनो, एक होता है ब्लैक राइनो, ठीक है ना, ये दोनों आपको अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में होता है एक ग्रेटर वन हॉर्न राइनो,
यानी एक सींग वाला राइनो, ये इंडिया में पाया जाता है। फिर उसके बाद में एक हो गया जावन, देन उसके बाद में यहाँ पर एक हो गया सुमत्रन। तो ये 5 प्रजातियाँ हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं राइनो की। वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, वन हॉर्न राइनो, जावन राइनो और सुमत्रन राइनो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा वो यह है कि इनका आयुसियन स्टेटस। इनका आयुसियन स्टेटस क्या है, यानी कि इनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर हमें देख सकते हैं कि इनकी संख्या किस स्तर पर है, ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म तो नहीं हो रही है, क्या कंडीशन है, वो यहाँ पर आयुसियन स्टेटस हम लोग को डायरेक्टली बताता है। तो सबसे पहली बात, जब हम लोग ब्लैक राइनो की बात करते हैं तो ब्लैक राइनो का आयुसियन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा खतरे में है और ये अफ्रीका की ही एक प्रजाति है, ये बहुत खतरे में है। अगर इसकी जो भी यहाँ पर मतलब कुछ संख्या बची है वो भी ख़त्म हो जाए ना, तो ये प्रजाति जल्दी से जल्द विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो ब्लैक राइनो की हालत क्या है आयुसियन स्टेटस के अंदर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी है। दूसरा यहाँ पर वाइट राइनो की बात करें तो वाइट राइनो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, यानी ये बिल्कुल खतरे के पास में है। फिर उसके बाद में आता है वन हैंड राइनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर पाया जाता है, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, मतलब इसकी संख्या है थोड़ी अच्छी खासी, लेकिन फिर भी हमें इसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। नहीं तो फिर यहाँ पर ये भी वल्नरेबल के बाद एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर इसकी संख्या और कम होती रहेगी तो फिर उसके बाद ये और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचेगा और फिर उसके बाद जितनी भी संख्या बचेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में पहुँच जाएगा, विलुप्त वाली सिचुएशन में पहुँच जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जावैन की बात करें तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और सुमत्रन राइनो की बात करें तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। सुमत्रन राइनो के तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मलेशिया के अंदर ये प्रजाति ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। मलेशिया के अंदर एक समय पर यह प्रजाति पाया जाया करती थी, बट अब वहाँ पर नहीं मिलती, एक्सटिंक्ट हो गई है वहाँ से। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है राइनो का। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर इन 5 प्रजातियों में से कौन कौन से राइनो पाए जाते हैं, तो भारत के अंदर केवल ग्रेट वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग इंडियन राइनो के नाम से भी बोलते हैं, और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। एक लार्जेस्ट स्पीशी की कैटेगरी के अंदर भी ये आता है। ज़्यादातर घास वगैरह चरते हैं, बाकी और भी जो भी हमारे ट्रीज़, फ्रूट्स, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर इनकी डाइट रहती है। हैबिटेट की बात करें तो ये वन हॉर्न राइनो चलो भारत में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। अब देखो तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, मतलब कुछ ही एरियाज़ जहाँ पर ये पाया जाता है, जैसे इंडिया नेपाल का जो बेसिकली तेराई रीजन है, जो बॉर्डर वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। उसके बाद में वेस्ट बंगाल और असम में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रजाति मिलती है इसकी, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क अब याद आ रहा होगा, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज़ देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो राइनोज़ हैं वो ज़्यादातर असम में, वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में, इन 3 राज्यों में देखने को मिलेंगे। असम की बात करें तो असम में लगभग 2640, कितने 2640 के आसपास राइनोज़ की संख्या देखने को मिल जाती है। और ये इतने 2640 राइनो कहाँ कहाँ पर हैं, असम के अंदर अलग अलग पार्क्स में हैं, जैसे एक पोबितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व हो गया, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया। तो ये 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ है असम के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ इन चारों एरियाज़ में कुल मिलाकर 2640 के आसपास राइनो की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम इन चारों एरियाज़ में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा इन चारों में से भी कहाँ पे पाया जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर लगभग 2400 के आसपास यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी प्रजातियाँ राइनो की काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही पाई जाती हैं। बाकी वन हैंड राइनो का आयुसियन स्टेटस क्या है, तो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ख़तरा क्या है इसको, तो ख़तरा ये है कि इसकी हंटिंग होती है किसकी चक्कर में, इसके सींग की चक्कर में, इसके हॉर्न की चक्कर में। बाकी एक और ख़तरा ये है कि जिस पर्टिकुलर रीजन में ये रहते हैं वो रीजन भी, वो जो हैबिटेट है वो भी लगातार ख़त्म होता जाता है, जिसकी वजह से अब ये कहाँ पर रहें उसकी चक्कर में इनकी संख्या और ज़्यादा कम हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये था ओवरऑल आर्टिकल। हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी। थोड़ा सा साउंड बेकार आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि मेरा थ्रोट जो है थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो साउंड थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, बस खाली होप यही है कि रेगुलर वीडियो आता रहे, ज़्यादा परेशानी ना हो। ना आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का,
तो फटाफट यहाँ पर इस टारगेट को अचीव करवाओ। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे वीडियो के अंदर में, उनका रिप्लाई क्या, उनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से टाइप किया करो। जैसे स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया तंजानिया को मैप में देखना, फिर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो स्टार्टिंग में आपके साथ में मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसका एक रोल ये भी है कि आप जान सको कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करो। इससे आपको और मेरा एंगेजमेंट ही बढ़ेगा। मैं देख पाता हूँ कि हाँ कौन कौन रेगुलर बेसिस पर पार्टिसिपेट करता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से कान खोलकर सारी चीज़ों को सुनना है। क्या बात की जा रही है, सुनते हैं हम इसको। तो प्रोटेस्ट देखने को मिला लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर जो लेह और कारगिल वाला रीजन है, दोनों के अंदर ही यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिला। क्यों प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर मांग ये की जा रही है कि लद्दाख को वापस से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, क्योंकि लद्दाख आज के टाइम पर एक यूनियन टेरिटरी है। अब वो यूनियन टेरिटरी कैसे बनता है? आर्टिकल 370 को साल 2019 में अब्रोगेट किया गया, तब से ये इनऑपरेट हो गया। और इनऑपरेट होने के बाद में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर राज्य को हम लोगों ने दो यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर बाइफरकेट कर दिया था इस आर्टिकल 370 को हटाकर, ठीक है ना। तो अभी के टाइम पर क्या है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। तो लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिला है और इस प्रोटेस्ट के अंदर मांग की गई है कि इनको वापस से स्टेटहुड चाहिए। तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनने में पूरे 3 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पर इनकी डिमांड है कि स्टेटहुड चाहिए हमें, यानी कि वापस से हमें राज्य का दर चाहिए, राज्य का स्तर चाहिए। और ये तो यहाँ पर एक मांग हो गई। इस आर्टिकल का ये पार्ट नंबर 1 है। अब जो मेन पार्ट है उस चीज़ पर आते हैं। इससे ज़्यादा मांग यहाँ पर की गई है कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के अंदर कवर किया जाए। लद्दाख को जो हमारे संविधान के अंदर अलग अलग शेड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं ना, 12 शेड्यूल्स, उसके अंदर मेंशन किया गया है कि जो 6ठा शेड्यूल है उसके अंदर लद्दाख को डाल देना चाहिए। इसकी मांग यहाँ पर की जा रही है बहुत ज़्यादा। अब ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठे शेड्यूल की मांग क्यों की जा रही है? क्यों लद्दाख के अंदर 6ठे शेड्यूल के अंदर मतलब लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के अंदर डालना चाहिए? अगर डालना पड़ेगा तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। और अगर हम लोग वो काम करते भी हैं, इसको लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डालते हैं, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो वो सब यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया किस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ। इनका कहना यह है, जो भी यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, इनका कहना यह है कि हम आपसे यहाँ पर मांग नहीं रहे हैं कि मतलब भीख नहीं मांग रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को ये एक स्टेटहुड का दर्जा चाहिए। ये हमारी डिमांड है और इस चीज़ के ऊपर अटेंशन दिया जाए, और ये हमारी डिमांड है और ये हमारी जो मांग है ना, इसको पूरी करी जाए। लद्दाख को यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, साथ ही साथ में लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के अंदर कवर किया जाए। चलो, ये तो आपने करंट इशू पढ़ लिया कि आखिरकार करंट अफेयर में क्या चल रहा है। लेकिन जब तक थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका कवर नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब चलो मैं आपको बैकग्राउंड पर लेकर चलता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हाल ही में एक डिमांड निकल कर आती है, और डिमांड बहुत लंबे समय से हो रही है। पिछले साल दिसंबर में भी ये डिमांड उठी थी, फिर उसके बाद पिछले साल अक्टूबर में भी डिमांड उठी थी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के अंदर कवर करना चाहिए। क्योंकि अगर लद्दाख 6ठे शेड्यूल के अंदर आ जाएगा, 6ठे शेड्यूल में लद्दाख को डाल दिया जाएगा, तो इससे जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उनको बहुत सारी पावर्स मिलेंगी, वो अपने ज़मीन को बचा पाएंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, आओ अब इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने पता होना चाहिए कि आखिरकार ये 6ठा शेड्यूल है क्या, क्योंकि 6ठा शेड्यूल पता होगा तो उसके बाद ही आपको सारी कहानी आगे की पता चलेगी। जब हम लोग बात करते हैं 6th शेड्यूल की, तो जो हमारा आर्टिकल 244 है, हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल 244 है, वो बात करता है इस 6ठे शेड्यूल की। तो आर्टिकल 244 के अंडर में आपको ये 6ठा शेड्यूल देखने को मिलेगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी राज्य अगर 6th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है ना, तो उसके पास में खुद का ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल आ जाएगा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ जाएगा, यानी कि अपने यहाँ पर जो भी आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेने की पावर्स उन लोगों के पास में आ जाएगी, आप ऐसा कह सकते हो। तो 6ठे शेड्यूल के अंदर बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं, ताकि वो जो एरियाज़ हैं वो अपने आप को खुद को एडमिनिस्टर कर सकें, अपने लिए खुद यहाँ पर लॉज वगैरह, कानून वगैरह बना सकें। तो क्या आज के समय पर
कौन कोई राज्य है जो कि छठे शेड्यूल के अंदर कवर किया गया है? हाँ, बहुत सारे राज्य हैं। जैसे आप देखोगे तो वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको याद रखना ATMM कर ATMM। ए से असम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, देन उसके बाद M से मिजोरम हो गया और फिर दूसरे M से मेघालय हो गया। ठीक है ना? तो ये 4 राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अभी छठे शेड्यूल के अंदर आते हैं और ये चारों के चारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है ना? तो अब क्या होता है, ये बेसिकली ट्राइबल एरियाज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे बहुत सारे राज्यों के अंदर अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी ट्रेड ट्राइब्स हैं। तो इन ट्राइबल पीपल के पास में बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं अपने आप से डिसीजन लेने में, क्योंकि यहाँ पर इनको एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाता है। खुद से यहाँ पर पावर्स वगैरह बना सकते हैं, खुद से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इनके पास में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट आ जाता है अगर किसी भी स्टेट को हम लोग छठे शेड्यूल में डालते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर लद्दाख चाहता है कि हमें भी छठे शेड्यूल में डाला जाए और हमारे पास में भी कुछ पावर्स आ जाएं। तो आज के टाइम पर जो 4 राज्य इसके अंदर आते हैं ना, इनके पास में खुद का ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जो हमारी गवर्नर होते हैं, ये ध्यान रखना, गवर्नर के पास में सारी पावर होती है कि वो इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करे या रीऑर्गेनाइज करे। यहाँ पर किसी और का बाहर का रोल नहीं होता, लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट का थोड़ा सा रोल ज़रूर से होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गवर्नर और प्रेसिडेंट का रोल होता है ताकि वो डायरेक्शन वगैरह दे सकें, बाकी ये लोग अपने लॉज वगैरह बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको ये 6 शेड्यूल का मामला तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि आखिरकार ये मांग क्यों की जा रही है, लद्दाख को क्यों है आखिरकार ज़रूरत छठे शेड्यूल के आने की, इसमें नीड क्या है? सबसे पहली चीज़, जो एडमिनिस्ट्रेशन आज के टाइम पर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रीजन का, ये पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट के हाथ में है। इनफैक्ट आप देखोगे लद्दाख से ना केवल और केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल कर आता है, केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल कर आता है। तो उनकी डिमांड ये भी है कि भैया हमारी आबादी है अच्छी खासी, तो कम से कम हमारे ऊपर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होने चाहिए जिसके पास हम अपनी दिक्कत लेकर जा सकें, जिसके पास हम अपनी प्रॉब्लम लेकर जा सकें और वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक हमारी मुद्दे पहुंचा सके, है ना? तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हुआ है ना, पूरी तरह से अभी जो डोमिसाइल पॉलिसी है वो बदल चुकी है। डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब है जो वहाँ का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो आने वाले टाइम पर चेंज हो सकता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो हुआ क्या, आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद में ये दोनों यानी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी बन गया। उसके बाद में आर्टिकल 370 को हटाने से पहले क्या सिचुएशन हुआ करती थी कि बाहर का जो कोई व्यक्ति यानी जम्मू एंड कश्मीर से बाहर का जो व्यक्ति है ना, वो वहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी को नहीं परचेज कर सकता था, वहाँ पे जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद में कुछ और चीज़ें भी लेकर आई, जिसके बाद में यहाँ पर क्या हो सकता है कि अब आप में से कोई भी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से बाहर का जो भी व्यक्ति है वो वहाँ पर जाकर उस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ कर सकता है। तो हो क्या रहा है कि सिचुएशन ये रही कि बहुत सारे जो आप कह सकते हो लोग हैं वो अभी जा रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ किया है, होटल्स वगैरह वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं क्योंकि एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी देखा जाता है उस पूरे रीजन को। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो वहाँ के लोकल पीपल हैं ना, उनके अंदर डर काफ़ी बढ़ चुका है कि हमारे पास में रोज़गार रहेगा नहीं रहेगा, जो हमारा लैंड है वो यहाँ पर आप कह सकते हो अलग तरीके से यूज़ होने लगेगा। तो ये यहाँ पर इनका कहना है। तो लोगों की मांग ये भी है कि जो डोमिसाइल पॉलिसी है ना, इसको बदल दिया जाए। यानी कि जैसे पहले रहा करता था कि बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता था, वो चीज़ें वापस से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये जो पूरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, इसके पास में अभी के टाइम पर 2 काउंसिल हैं, एक लेह के अंदर, एक कारगिल के अंदर। लेकिन कोई भी काउंसिल छठे शेड्यूल के अंदर नहीं है। तो यही तो डिमांड की गई है कि सर हमें छठे शेड्यूल में डाल दिया जाए ताकि हमारे पास में पावर आ जाएंगी। पावर कैसे आएंगी? ये चाहते हैं कि देखो जो लोकल टैक्सेस है वो कलेक्ट कर पाएँ, है ना, पार्किंग फीस वगैरह कलेक्ट कर पाएँ, और भी जो छोटी छोटी पावर्स है वो सब इनके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन आज के समय पर ये कोई भी पावर इनके हाथ में नहीं है। मतलब ये छोटी छोटी पावर्स अभी के टाइम पर इनके हाथ में है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोकल टैक्सेस वगैरह यहाँ पर कलेक्ट करने की पावर्स देखने को मिलती है, लेकिन ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से कुछ लॉज वगैरह बनाएं, उसके हिसाब से यहाँ पर ये आगे चल पाएँ। थोड़ी पावर्स को बढ़ाया जाए इनके हाथ में, अपने हिसाब से वो कानून बनाकर चल पाएँ। ये इनकी यहाँ पर मांग है, ठीक है ना। आई होप आपको ये पूरा का पूरा इशू क्लियर हुआ है। अब उसके बाद में एक बात और आती है कि लद्दाख छठे शेड्यूल में आना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी हमारी जो एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है ना, उसने रिकमेंडेशन भी दिया है। उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने रिकमेंड ऑलरेडी कर दिया था कि हाँ, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है ना, इसको 6th शेड्यूल के अंदर हमारे संविधान में इंक्लूडेड होना चाहिए। इस बॉडी ने भी ऐसा बोल दिया था। अब ये बॉडी क्या है? देखो, ये एक बेसिकली संवैधानिक बॉडी है
जो कि यहाँ पे क्या करती है, हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं ना, ट्राइब्स पीपल, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करती है। और लद्दाख के अंदर भी बहुत सारे ट्राइब्स कम्युनिटी रहती है। तो इसी चक्कर में इस बॉडी ने भी क्या किया, रिकमेंडेशन दे दिया कि हाँ लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर कवर होना चाहिए। अब इस रिकमेंडेशन के पीछे का रीज़न क्या था? सबसे पहला रीज़न ये था कि लद्दाख के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, इसमें 90% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो ट्राइबल है। बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत सारे मतलब देखने को मिल जाता है लद्दाख के अंदर। उनके सबके नाम दिए गए हैं, बाल्टी बेदा, फिर उसके बाद में बोध, ब्रोकपा, चांगपा, गरा, मोन, पुरिकपा। नाम ध्यान रखना, चांगपा को लेकर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं और 6 शेड्यूल के अंदर वही एरियाज आएंगे जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों ना किया जाए, लद्दाख के अंदर भी जब बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं, इनके राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाए, इनको अपने हिसाब से लॉज बनाना दिया जाए और इनको 6 शेड्यूल के अंदर कवर कर दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक रिकमेंडेशन भी निकल कर आता है। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लग रहा है ना, करने में उतना ही भारी है। कि आप भी सोच रहे होंगे तो क्या दिक्कत है, जब सब कुछ हो रहा है ना तो इंक्लूड कर देना चाहिए, 6 शेड्यूल में डाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, मतलब नामुमकिन जैसा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसको 6 शेड्यूल के अंदर डालना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारा संविधान बिल्कुल क्लियरली एक बात ये बोलता है कि सर 6th शेड्यूल ना केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है ना। केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आपको पता होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कवर होता है, जहाँ पर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, ये सारे के सारे आपको स्टेट्स देखने को मिलते हैं। तो वो उन सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बना है 6 शेड्यूल, ऐसा यहाँ पर हमारा संविधान डायरेक्टली बोलता है। लेकिन लद्दाख जो है वो कहाँ पर है? लद्दाख आपको नॉर्थ वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ऊपर। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर संविधान के अंदर जिस बात को मेंशन किया गया उसके हिसाब से चलें तो लद्दाख को यहाँ पर 6 शेड्यूल में नहीं डाला जा सकता, ठीक है ना। तो आप कहोगे अगर मान लो बाकी किसी एरिया को 6 शेड्यूल में डालना हो तो कैसे डालेंगे? तो देखो, मान लो कोई और ट्राइबल एरिया है, मतलब कोई भी और दूसरा एरिया है ट्राइबल एरिया हमारे देश के अंदर में, तो उसको 5वें शेड्यूल में डाला जाता है, ना कि 6 शेड्यूल में। 6 शेड्यूल केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। नो रीजन आउटसाइड द रीजन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 6 शेड्यूल। तो 6 शेड्यूल के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अलावा कोई और दूसरा रीजन नहीं आ सकता। तो ये बात यहाँ पर बोली गई। इवन 6 शेड्यूल में आना बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है? इनफैक्ट जो मणिपुर है, मणिपुर भी एक बहुत बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एरिया है जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, लेकिन इनको भी यहाँ पर 6 शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया। फिर एक और दिक्कत ये बताई जाती है कि चलो अगर हमने जैसे तैसे लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दिया तो उसके बाद और राज्यों की मांग उठेगी, नागालैंड की मांग उठेगी कि हमें भी पावर दो, हम भी अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, हमें भी 6 शेड्यूल में डालो, क्योंकि नागालैंड तो खुद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, तो उसको तो हम डाल भी सकते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश से ऐसी मांग उठेगी क्योंकि ये भी टोटली ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ पर सारी ट्राइब्स ही रहती हैं, लेकिन ये भी 6 शेड्यूल में आज के टाइम पर नहीं है, तो ये भी डिमांड करेंगे कि भैया हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए। आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं डाल सकते हैं। और अगर डालेंगे भी तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट चाहिए, एक बहुत बड़ा संशोधन भी करना पड़ेगा। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लद्दाख का 6 शेड्यूल में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नाउ 6 शेड्यूल क्या बोलता है ये मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आर्टिकल 244 के अंदर ये सारी बातें मेंशन की गई हैं। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट आर्टिकल। अगर इस आर्टिकल का बैकग्राउंड ना पढ़ते हैं ना तो कुछ भी क्लियर ना होता और क्वेश्चन बनने के चांसेस अलग अलग जगह से हैं। तो आप आई होप आपको यहाँ पर 6 शेड्यूल समझ में आया, आर्टिकल 244 समझ में आया, क्या रीजंस है वो समझ में आया, क्या कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आया। आगे आते हैं। एक बात और बता दूं कि देखो, जब लोग वीडियो देखते हैं ना तो उसके बाद वो उनको कंटेंट बहुत हेल्पफुल लगता है। आर्टिकल इनफैक्ट जो आर्टिकल के बाद जो मैं स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उनको। तो कि वो सब मुझसे पूछते भी हैं कि सर ये डेटा कहाँ से मिलेगा। तो वो जो डेटा है वो मैंने आपको PDF में प्रोवाइड करवा दिया टेलीग्राम पर। होता यह है कि अब वो नए हैं तो उनको PDF जब वो ओपन करते तो कुछ मिलता नहीं है। मैं आपको बताऊं कैसे मिलेगा। तो जैसे आप PDF ओपन करोगे ना, तो PDF ओपन करोगे तो सारे के सारे आर्टिकल आपको PDF में देखने को मिलेंगे और उसके बगल में इस प्रकार से येलो कलर का ये साइन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो करना क्या है, जैसे आप PDF को डाउनलोड करोगे इसी के साथ एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट।
तो इस ऐप में जैसे आप इस PDF को ओपन करोगे, सारे के सारे येलो सिंबल्स आपको नज़र आएंगे और जैसे आप इस पर टैप करोगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं टैप करता हूँ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल अगेन बहुत रिलेवेंट होने वाला है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर से रिलेट कर पाओगे। अब आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है कि हमारी केंद्र सरकार ने जो फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी है उसको डबल कर दिया है। सब्सिडी समझ रहे हो ना, जो सरकार आपको पैसा देती है, सरकार की साइड से मिलता है, तो उस सब्सिडी को यहाँ पर डबल कर दिया गया है। रीज़न क्या? रीज़न ये है क्योंकि खुद जो फर्टिलाइज़र के दाम है, खाद के दाम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब खाद के दाम जब अगर बढ़ जाते हैं तो इससे फार्मर्स के ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो उसी बर्डन को कम करने के लिए सरकार ने यहाँ पे जो इसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है उसको डबल कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से लेकर चलता हूँ कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। देखो, होता यह है कि जो भी हमारी फसलें होती हैं, उन फसल को जब लगाया जाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इन फसलों को ऊपर फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, खाद का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो हमारी फसल है वो सुरक्षित रहे, अच्छे से ग्रो करे और उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। अब वो फर्टिलाइज़र अलग अलग प्रकार के आते हैं। पिछले कुछ समय में हुआ क्या कि ये जो फर्टिलाइज़र है ना, इसको हम इंपोर्ट भी करते हैं। हमने रशिया से बहुत सारा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट भी किया है और रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध भी चल गया, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इंपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ऐसा हुआ, पिछले कुछ समय में इन खाद के दाम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसका बर्डन डायरेक्टली हमारे किसान भाइयों के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर पड़ रहा था। जिसके चक्कर में सरकार ने कदम ये उठाया कि जो यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही थी इनको, उस सब्सिडी को डबल कर दिया गया है। यानी कि अब जो उनको सपोर्ट मिल रहा था, पहले सपोज उन्होंने यहाँ पर कोई खाद खरीदा, कोई एक खाद का बोरा खरीदा, उसके ऊपर इन्हें यहाँ पर छूट मिल रही थी कुछ पैसे की, कुछ पैसे नहीं वापस से मिल जाते थे। तो अब जितने पैसे मिल रहे थे उसके डबल मिल जाएंगे, ताकि यहाँ पर इनके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पे सरकार ने कदम उठाया है। तो सेंटर हैज़ डबल द फर्टिलाइज़र सब्सिडी फॉर द राबी सीज़न। राबी सीज़न के लिए यहाँ पर इस पूरे के पूरे जो भी राबी सीज़न के अंदर हम लोग फसल उगाते हैं, तो इसी पर्टिकुलर सीज़न के लिए आप कह सकते हो फर्टिलाइज़र को डबल किया गया है। तो कल के दिन ये पूरी मीटिंग बैठी थी, जिस मीटिंग ने अप्रूव कर दिया लगभग 51,875 करोड़, 51,875 करोड़ रुपए के सब्सिडी को अप्रूव कर दिया है। ये सब्सिडी किस किस चीज़ के ऊपर दी जाएगी? हमारे फर्टिलाइज़र के ऊपर। कौन से फर्टिलाइज़र? जो NPK हैं, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश जो है ना, इसके ऊपर यहाँ पर ये इतने रुपए की सब्सिडी अप्रूव कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इसी प्रकार से हम लोग यूरिया का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये तो कुछ फर्टिलाइज़र है ही, इसके साथ साथ हम लोग यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे जो फर्टिलाइज़र यूरिया है, खासकर यूरिया अलग चीज़ हो गई, बाकी यहाँ पर नाइट्रोजन, पोटास, ये NPK आपको अलग देखने को मिलेगा। यूरिया आपने देखा होगा सफ़ेद कलर का दानेदार से नज़र आता है, तो उसका भी हम लोग छिड़काव करते हैं खेत के अंदर, ताकि आप कह सकते हो वो थोड़ा सा और ज़्यादा फलते फूलते वो जो क्रॉप है हमारी वो उगे। तो बोला यह गया कि जो ये यूरिया है ना, ये इसके ऊपर भी आप कह सकते हो दाम हमने देखा पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आए, जिसका बर्डन डायरेक्टली हमारे फार्मर्स के ऊपर पड़ रहा था। तो अब यहाँ पर ऐसा होगा कि ये जो बर्डन है इसको यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ख़त्म सा कर देंगे और जो सब्सिडी है उसको यहाँ पर बढ़ा देंगे। इनफैक्ट हमारे मानदेव साहब ने मेंशन किया है कि सपोज़ यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट का एक बैग है, उसकी कॉस्ट लगभग पड़ेगी अब 1350 रुपये, जबकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 2650 रुपये है। लेकिन 2650 रुपये अगर आप पे करोगे तो वो बेसिकली उसमें से जो पैसा है ना, एज अ सब्सिडी, कुछ पैसा सब्सिडी के तौर पर दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वह घटाकर 1350 का पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये जो डायमोनियम फॉस्फेट का बैग है, अगर आप इसको बिना सब्सिडी के परचेज़ करते हो तो 2650 का पड़ेगा, और अगर इस पर सब्सिडी मिल जाएगी, सरकार थोड़ा सा पैसा इस पर वापस देगी, तो ये बेसिकली 1350 का पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर बोली गई। तो इससे क्या होगा, हमारे फार्मर्स को थोड़ा सा ही सस्ता मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर यूरिया के साथ में होने वाला है। जो यूरिया का बैग है ये भी काफ़ी सस्ता मिलने वाला है, ठीक है ना। यूरिया का बैग भी बहुत ज़्यादा सस्ता मिलने वाला है। इसके ऊपर जो भी पैसा दिया जाता है उसके ऊपर डबल सब्सिडी यहाँ पर सरकार देने वाली है। क्लियर हो गया। और ये कदम हमें उठाना ही था, क्योंकि हम लोग बहुत सारा फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन करते हैं। हमारे देश में फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम पर हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे तो हमारे देश में जो एक सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार लोगों को मिला हुआ है, वो खुद एग्रीकल्चर सेक्टर है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी हमारी इकोनॉमी के प्रति देखने को मिलता है।
तो दैट इज़ वाई ये चीज़ें यहाँ पर बनती थी। अब मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये तो आप लोगों ने करेंट इशू पढ़ लिया कि क्या क्या चल रहा है खबरों के अंदर में। अब बात करते हैं कि आखिरकार भारत के अंदर जो पूरा फर्टिलाइज़र का स्टेटस है वो क्या है और कहाँ पर स्टैंड करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। देखो बात क्या की जाती है, बात ये की जाती है कि अगर हम लोग बात करें पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले 10 सालों को अच्छे से एनालाइज करें तो हर साल हम लोगों ने 500 लाख मैट्रिक टन तक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। पिछले 10 सालों में हर साल भारत ने 500 लाख मैट्रिक टन तक का फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें यूरिया भी है, यूरिया के साथ साथ एमओपी, डीएपी, ये अलग अलग ये अलग अलग फर्टिलाइज़र भी देखने को मिल जाते हैं। ये सब बेसिकली खाद के अलग अलग प्रकार आपको नज़र आते हैं। तो सरकार ने बहुत ज़्यादा कदम उठाए हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकें। और मैं आपको बता दूं, यूरिया का जो इस्तेमाल होता है ना, ये पहले के कंपैरिजन में अभी यहाँ पर थोड़ा सा कम भी हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, यूरिया का इस्तेमाल थोड़ा सा कम इसलिए हुआ क्योंकि अभी यूरिया के ऊपर नीम की कोटिंग कर दी गई है। नीम की कोटिंग मतलब अब थोड़ा सा यूरिया हरा कलर का दिखता है और पहले ये सफ़ेद कलर का दिखता था। अब नीम की कोटिंग के करने के पीछे का रीज़न एक ये भी है क्योंकि जो यूरिया जब पहले सफ़ेद कलर का दिखता था दानेदार, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता था अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्जाम्पल डेयरी के अंदर अगर हम लोग बात करें, पता है दूध के अंदर जो मिलावट है वो यूरिया की जाती थी। दूध के अंदर यूरिया को मिला दिया जाता था, डिटर्जेंट्स के अंदर यूरिया को डाल दिया जाता था। तो ऐसे मिलावट यहाँ पर चलती थी, तो यूरिया का कंजम्पशन लगातार इंक्रीज़ हो रहा था। तो बेसिकली क्या किया सरकार ने इसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दी, है ना। तो हरी कलर की ये अब थोड़ी सी नज़र आती है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से इसकी मिक्सिंग हो नहीं पाएगी, मिलावट हो नहीं पाएगी। तो हमने देखा पहले के कंपैरिजन में अब यूरिया का कंजम्पशन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा हो चुका है। इस पर नीम की कोटिंग हो चुकी है और नीम की कोटिंग के अपने आप में कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे जैसे कि यहाँ पर ये हमारी सॉइल की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है ना। सॉइल की फर्टिलिटी को ये बढ़ाता भी है, सॉइल के अंदर उपजाऊपना बढ़ता भी है। तो ये भी यहाँ पर एक फ़ायदा भी देखने को मिलता है इसका। बाकी रीज़न क्या था इसको नीम की कोटिंग करने का, वो मैंने आपको बता ही दिया है। साल 2018-19 से लेकर साल 2020-21 का जब आप लोग डेटा देखते हो तो भारत ने बहुत सारा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किया है। आप देखोगे एक तरफ हम अपने देश में फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, उसको बना भी रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखो उतना जितना हमने बनाया उतना काफ़ी नहीं है। इस चक्कर में इसको हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो 2018-19 से लेकर 2021 के बीच में इंडिया ने जो भी फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किया है उसके अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। 8% से यहाँ पर ये इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अगर साल 2018-19 में 18.84 मिलियन टन के आसपास हम लोगों ने फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किया था, तो अब साल 2020-21 में ये बढ़कर 20.33 मिलियन टन्स के आसपास हो चुका है। तो अपने आप में ये नंबर बढ़ चुका है। हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा अभी और अलग से ये भी काम कर रहे हैं कि भारत इस डिपेंडेंसी को कम कर सके, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी कम करनी होगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं दूसरे देशों के ऊपर इस फर्टिलाइज़र को लेकर। तो ये चीज़ें यहाँ पर कम करनी होंगी, इसको लेकर कदम उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। और हमने यहाँ पर टारगेट रखा है कि 2025 तक सिचुएशन काफ़ी संभल जाएगी। और क्या काम किया जा रहा है इसके लिए, लिक्विड नैनो यूरिया को बनाया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या समझते हैं इसको। देखो वैसे जो यूरिया का बैग आता है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जितने भी किलो का आता होगा तो ये यूरिया का बैग है, नीम की कोटिंग इसके ऊपर हुई हुई है। तो ये पूरा बोरा परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में क्या किया गया है, अभी आप कह सकते हो हम लोगों ने लिक्विड नैनो यूरिया के ऊपर रिसर्च करी है और इसको बनाया भी है। लिक्विड नैनो यूरिया का मतलब यह है कि एक तरफ पे जो आपको पूरा बैग खरीदना पड़ता था, बड़ा सा बोरा खरीदना पड़ता था यूरिया के लिए, अब वो नहीं खरीदना पड़ेगा। हमने एक ऐसा सोल्यूशन बना दिया है, एक ऐसा लिक्विड बना दिया है जो कि एक बैग की ताकत केवल और केवल 500 ml के लिक्विड में होंगी। यानी कि जितना यूरिया एक पूरे बोरे में है ना, उतना यूरिया 500 ml की आधे लीटर की बॉटल में आपको ये मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से एक लिक्विड को तैयार किया गया है। और इस लिक्विड को तैयार करने का एक जो प्लांट है ना, वो हम ऑलरेडी लगा भी चुके हैं। जो पहला प्लांट है भारत के अंदर वो कहाँ पे लगा है, गुजरात के कलोल में लगा है। तो क्लियर हो गया लिक्विड नैनो यूरिया क्या है। तो लिक्विड नैनो यूरिया भी बेसिकली एक प्रकार का यूरिया है जो कि बिल्कुल लिक्विड नैनो फॉर्म में ही है, क्योंकि इसको हमने बहुत छोटा कर दिया है। एक तरफ आपको पूरा बैग बोरा परचेज़ करना पड़ता है, अब आपको यहाँ पर केवल और केवल आधे लीटर की बॉटल परचेज़ करनी है। इसके हम लोग यहाँ पर एक मिक्सचर बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूरिया एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, सफ़ेद कलर का ये दिखाई पड़ता है। ये क्या करता है, हमारे प्लांट्स को,
हमारे पौधों को नाइट्रोजन देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ एक मेजर न्यूट्रिएंट यहाँ पर होता है, और यही चीज़ यहाँ पर ये यूरिया प्रोवाइड करवाता है हमारे प्लांट्स को, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि एक तरफ बैग की जगह अब आपको आधे लीटर की बॉटल परचेज करनी है, उससे काम हो जाएगा। तो भारत के अंदर पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट लग चुका है, जहाँ पर हम लोग लिक्विड नैनो यूरिया की बॉटल बनाते हैं, और इसका उद्घाटन गुजरात के कलोल में किया गया है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला एक और छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है, जो FSI है, दैट इज़ फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट, इसने यहाँ पर क्या बोला, इसने बोला जो उत्तराखंड है ना, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। एक तो पहली बात, उसने गलत काम किया, और गलत काम करने के बाद में अपने आप को डिफेंड करने की, बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उत्तराखंड में क्या हुआ, कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ना, सॉरी कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर एक काम किया गया था, पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, कौन सा, पाखरो टाइगर सफारी, पाखरो टाइगर सफारी यहाँ पर बनाई जा रही थी। तो इसके लिए इन्होंने पहले अप्रूवल लिया। अब अप्रूवल लिया तो अप्रूवल लेते हुए तो उत्तराखंड की सरकार को यहाँ पर अप्रूवल मिल गया था, और उत्तराखंड की सरकार से बोला था कि केवल आप लोग 163 पेड़ काटना, 163 पेड़ काटने को आपको अलाउ किया गया है। अब जब उत्तराखंड को ये अप्रूवल मिल गया, ये गए, ये अपना प्रोजेक्ट लगाने लगे, सफारी बनाने लगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर। और हुआ क्या, देखते ही देखते सर इन्होंने 6000 पेड़ काट दिए। अप्रूवल कितने का मिला था, 163 पेड़ों का, लेकिन इन्होंने काट कितने दिए, 6000 से ज़्यादा पेड़ों को काट दिया गया है। तो बेसिकली ये मुद्दा ना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। होता क्या है, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इन्होंने इस केस को अपने पास से खुद उठाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारे देश में एनवायरमेंट को बचाने का काम करती है। ये बात यहाँ तक पहुँचती है, इसने इस केस को अपने खुद से उठाया, और 2 अक्टूबर को उत्तराखंड के जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसको रोक दिया था। इसको यहाँ पर बोल दिया था कि भैया अभी के अभी ये काम रोक देना, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोक दो। और 2 अक्टूबर को ये पूरा प्रोजेक्ट अभी थम चुका है, रुक चुका है। और NGT ने यहाँ पर एक कमेटी बनाई है, ताकि इसके ऊपर पूरे मैटर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ही यहाँ पर ये जो पूरी रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करी जाएगी, कोई फैसला आएगा, उसके बाद काम किया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए हैं, 6000 से ज़्यादा पेड़ कट गए हैं यहाँ पर। तो इसका जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये बात यहाँ पर खुद हमारी फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट बोलती है, तो उत्तराखंड सरकार बोलती है कि नहीं, हमने इतने पेड़ नहीं काटे हैं। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर अपने आप को वो डिफेंड कर रहे हैं। बट यहाँ पर पता ये चलता है कि हाँ बिल्कुल पेड़ काटे गए हैं, और ढेर सारे पेड़ काटे गए हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो जिसको लेकर अभी पूरी की पूरी कमेटी बनी हुई है, वो इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक रिपोर्ट सबमिट होगी, ये बाद में आने वाले टाइम पर ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है आने वाले टाइम पर न्यूज़ में आने वाला है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, ये तो आपने समझ लिया, करंट इशू समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं ये कॉर्बेट नेशनल पार्क आखिरकार क्या है, ठीक है ना, जिसमें ये पूरा प्रोजेक्ट लगाया गया, कहाँ पर है, क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ है। कारण क्या है ये आपने समझ लिया। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये लॉन्च किया गया था 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है ना, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया था 1936 में। पहले ये हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाया करता था। बाद में यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो नाम है वो जिम कॉर्बेट के ऊपर रख दिया जाता है। जिम कॉर्बेट, जिनका एक बहुत बड़ा रोल था इस पूरे पार्क को बनाने में, तो इनके नाम के ऊपर कॉर्बेट नेशनल पार्क ये रख दिया गया। क्लियर हो गई बात। अब जो ये पूरा पार्क आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पर माउंटेनियस एरिया कहलाता है। यहाँ पे शिवालिक, आउटर हिमालय वाले रीजन भी देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारी नदियाँ इस रिजर्व से बहती हैं, जैसे कि रामगंगा, सोन नदी, देन उसके बाद मंडल, प्लेन, देन कोसी। ये कुछ मेजर रिवर्स जो कि इस रिजर्व से बहती हुई जाती हैं। बाकी इस पर्टिकुलर रिजर्व में बहुत सारे फ्लोरा और फोना पाया जाता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और बहुत सारे अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पेड़ों की बात करें तो बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बोला यह जाता है कि कॉर्बेट वाले रीजन में लगभग 600 के आसपास अलग अलग पेड़ों की प्रजातियाँ हैं। अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, कितनी है, 600 के आसपास। और इसमें से जो सबसे फेमस है
या सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो है साल, खेर, सिसु। ये सबसे ज़्यादा विजिबल हैं पूरे पार्क के अंदर, सबसे ज़्यादा यही नज़र आती हैं। ये तो बात हो गई फ्लोरा की। अब बात करें फोना की, तो यहाँ पर टाइगर्स तो पाए जाते ही हैं। टाइगर्स के अलावा लेपर्ड भी हैं। लेपर्ड के अलावा जंगल कैट, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, स्लॉथ, ये सारे जानवर भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये कहाँ पर है मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अब बात यहाँ पर की जाती है कि उत्तराखंड के अंदर और भी बहुत सारे मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क भी वहीं पर है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क्स हैं ना, ये आज के टाइम पर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहलाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क है, न्यूज़ में था ये। फिर उसके बाद में गंगोत्री नेशनल पार्क है और गोविंद नेशनल पार्क है। तो ये सारे अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं यूके के अंदर। और इसके अलावा कॉर्बेट है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, क्या इशू है वो भी कवर कर लिया है। उसके बाद में एक और छोटा सा आर्टिकल आता है यहाँ पर, ये वाला। इसको भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पर सारी कहानियाँ हैं केरला की। बात ये की जा रही है, एक नाम दिया गया है पनमरम, ठीक है, पनमरम हेरोनरी, ये केरला में है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे पेनरम हेरोनरी जो है ना, इसको यहाँ पर पूरा का पूरा एक नया जीवन मिलने वाला है। अब मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये हेरोनरी क्या होती है। हेरोनरी एक ऐसी एरिया होता है, एक ऐसा रीजन होता है जो कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, जहाँ पर हिरन नाम की जो बर्ड्स होती हैं, हिरन बर्ड होती हैं, वाटर बर्ड होती हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। ये बर्ड सब साथ में इकट्ठी होकर ब्रीडिंग करती हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरोनरी। तो यहाँ पर पेनामरन जो हेरोनरी है ना, ये एक सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है। ये कहाँ पे है, ये केरला के अंदर स्थित है। केरला में कहाँ पर है, मालाबार रीजन में है। ये बात ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जाए ये हेरोनरी कहाँ पर है, केरला के मालाबार रीजन के अंदर है। ये कौन सा एरिया है जहाँ पर बहुत सारी जो हेरोन वाली बर्ड्स होती हैं, कौन सी वाली, हेरोन वाली जो बर्ड्स होती हैं, वो सब आपस में मिलकर बैठती हैं और उनकी ब्रीडिंग भी यहाँ पर होती है। अब हेरोन बर्ड्स में कौन कौन सी हैं, ब्लैक हेडेड आइबिस हो गया, पर्पल हेरोन हो गया, लार्ज एग्रेट हो गया, फिर उसके बाद में मीडियम एग्रेट हो गया, लिटिल एग्रेट, ये सारी प्रकार की जो बर्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स, ये सारी पाई जाती हैं। और आप देखोगे अभी जो पिक्चर है, अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली बैठी हुई हैं, भरी हुई हैं, है ना। ये बात क्लियर हुई। तो कहाँ पर है ये जो लोकेशन है, बस खाली ये लोकेशन ज़रूर से ध्यान रखना। तो पूरे केरला राज्य में इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर इस प्रकार से बर्ड्स की ब्रीडिंग देखने को मिलती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय में दिक्कत यह हुआ कि ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पर बढ़ चुका है, यानी कि मानव का जो आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब मानव का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बढ़ चुका है, तो ये जो एरिया है पूरी तरह से डैमेज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बोला गया कि भैया अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा बचाने की आवश्यकता है। अब वो कैसे बचाया जाएगा, तो वहाँ पे जो बॉडी है ना, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, एक टावर को बनाएंगे, एक टावर को सेटअप किया जाएगा दूसरे एरिया में, जहाँ पर बाइनोकुलर वगैरह लगे होंगे, और वो यहाँ पर देखते रहेंगे इन सारी की सारी सिचुएशन को। अगर कोई भी मानव का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको रोका जाएगा। साथ ही साथ में हम यहाँ पे इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज कर पाएंगे। जो ये जो बर्ड्स हैं ना, इनको हम देख पाएंगे आराम से, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको देख पाएंगे, ऐसी बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना। ये हेरोनरी कहाँ पर है, केरला में। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज देखो एडिटोरियल एक ही एडिटोरियल काम का है, क्योंकि आजकल आई एडिटोरियल बहुत कम रहे हैं। आप देखोगे हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर दूसरा पेज पूरा ओपिनियन वाला खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्शन वाले न्यूज़ है, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो बेसिकली है ही आर्टिकल एक ही जो कि पढ़ने वाला है, तो एक लौता ही है, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को 4 लोगों ने मिलकर लिखा है। ये चारों लोग के नाम आपको दिख रहे होंगे, नेहा मिधा, गुंतर नॉक, उसके बाद में बेनो बोयर। अब इन 4 लोगों ने क्या मेंशन किया, इन्होंने मेंशन किया अ चांस टू एक्सपॉइंट द वर्ल्ड्स बायोस्फीयर फुटप्रिंट। यहाँ पर एक चांस है कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दुनिया के अंदर जो बायोस्फीयर फुटप्रिंट है उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं, पहली बात तो ये जान लेना। देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स बेसिकली एक बड़े से एरिया को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, वो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। मतलब मैं आपको बताऊं तो बायोस्फीयर रिजर्व का मेजर काम क्या होता है कि जो भी हमारा नेचुरल हैबिटेट है, उस नेचुरल हैबिटेट को बचाने का ये काम करता है, ठीक है ना। वहाँ पे जैसे जीव जंतु हैं उनको बचाने का ये काम करता है। और जो भी हमारे बाकी सारे एरियाज़ होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि
अगर हम लोग बात करें नेशनल पार्क हो गया, एनिमल सेंचुरी हो गया, तो ये भी तो वही एरिया होता है जहाँ पे जानवरों को प्रोटेक्शन दी जाती है। हाँ, लेकिन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़े बड़े एरिया बायोस्फीयर रिजर्व्स कहलाते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कुछ नेशनल पार्क रिजर्व ये सब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी आ सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया आप कह सकते हो वो कहलाता है, जो कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है ना। सॉरी। अब अगर हम लोग बात करें तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल क्यों लिखा गया, क्योंकि एडिटोरियल के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग खुद यहाँ पर देखोगे। बोला ये जा रहा है आज भैया 3 नवंबर है, और 3 नवंबर को क्या होता है, 3 नवंबर को बेसिकली अब की बार पहला इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व होने वाला है। तो इसकी शुरुआत आज से होने वाली है। 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व ऑब्जर्व किया जाएगा। और बोला यह गया कि सर जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ना, ये बायोडाइवर्सिटी की जान है। जो भी हमारे जीव जंतु हैं, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं ना, उनके लिए बायोस्फीयर रिजर्व एक बैकबोन है, क्योंकि हमारे प्लांट्स को बचाने का काम करता है। सपोज एक एरिया में बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दो। आपने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया तो वहाँ पे सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाएंगी, उन प्लांट्स और जानवरों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये बात यहाँ पर बोली जाती है। इन्होंने बोला कि सर दुनिया में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आज के टाइम पर आप देखोगे ना तो 134 देशों के अंदर लगभग 738 के आसपास 738 के आसपास बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, 12 के आसपास आपको यहाँ पर मतलब वो प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हैं, बहुत नंबर में ज़्यादा हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर भी आपको ढेर सारे बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी यहाँ पर कुछ और भी देश ऐसे हैं भारत के आसपास जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बहुत कम है। देखो इंडिया के पास एक देश है श्रीलंका, ठीक है, हमारी नेबरिंग कंट्री है। फिर पास में मालदीव्स भी है। तो ये तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स ऐसे देश है जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। लेकिन अब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल की बात आती है तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल भी इंडिया की नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश हैं। तो ये 3 देश ऐसे हैं जिनके पास में अभी तक कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ये 3 लौते देश ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक नहीं है, जो कि चिंता वाली बात है। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर एरियाज़ में हमें बायोस्फीयर रिजर्व को बढ़ाना होगा, ऐसा बोला जा रहा है। इंडिया में देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे एरियाज़ में आज के टाइम पर बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो मेंशन ये किया जाता है कि सर ज़रूरत है कि हम लोग इस बायोस्फीयर रिजर्व को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि आज के टाइम पर इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा प्लैनेट है, जो हमारी पृथ्वी है, वो बहुत अलग तरीके से, बहुत यूनिकली सेटअप हुई हुई है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, है ना। और यहाँ पे इस पूरे प्लैनेट के ऊपर इतने सारे क्रीचर्स, अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स रह रहे हैं। वो सब नेचुरली प्रकृति की देन है, और उस नेचुरल चीज़ को प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। लेकिन आज के समय में हम उसको प्रोटेक्शन देने की बजाय उस पूरे पर्टिकुलर चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। खासकर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा नेचर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने इस नेचर की रिस्पेक्ट करें। और वो जो रिस्पेक्ट है उसमें बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो है लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, यानी कि अपना प्रकृति के साथ में मिलकर रहो, ये कॉन्सेप्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है यूनाइटेड नेशन के सिस्टम में। तो सर यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट को सबको फॉलो करना चाहिए। हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन करेंट टाइम पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी नेचर के अगेंस्ट में चली जाती हैं। वो बात राइटर ने मेंशन करी। देन राइटर मेंशन करते हैं कि सर साउथ एशिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अगर हम पूरे साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में 30 बायोस्फीयर रिजर्व से ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था साउथ एशिया के अंदर, वो था हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपसे पूछा जा सकता है हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, 25,500 हेक्टेयर वाले एरिया में ये देखने को मिलेगा। तो भारत के अंदर भी इस प्रकार से पहला बायोस्फीयर रिजर्व आ गया था। तो इंडिया के अंदर जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को का एक टैग भी मिल चुका है। वो बेसिकली आप देखोगे जो पूरा ब्लू माउंटेन्स जो है ना, वो फैला हुआ है वहाँ पर, मतलब तमिलनाडु के अंदर पूरी तरह से वो बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। कर्नाटका, केरला में फैला हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व।
तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में पूरी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व फैला, वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। इंडिया का जो नेटवर्क है रिजर्व का ना, ये लगातार मजबूत होता हुआ नज़र आया है। हमने बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स अभी के टाइम पर बनाए हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा लेते हैं। लेकिन राइटर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली है। अब ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी काम की निकल कर आती है। क्या बात बोली है? इन्होंने बोला कि क्या समझ रहा है इंसान? इंसान ये समझ रहा है कि उसको किस चीज़ से दिक्कत है। उसको यहाँ पर सबसे बड़ा थ्रेट आता है पेंडेमिक से, जैसे कोरोना हुआ है ना, कोरोना से यहाँ पर उसको सबसे बड़ा खतरा है। या फिर दूसरा कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, उससे सबसे बड़ा खतरा जैसे रशिया यूक्रेन में देखने को मिला। तो इंसान सोचता है ये दो ऐसे बड़े रीजन है जिसके सबसे बड़ा खतरा है मानव को, है ना, मानव की जान जा सकती है इस बड़े खतरे से। लेकिन राइटर ये बोलती हैं कि सर ये तो आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत है इंसान के लिए जो आने वाले टाइम पर बन सकती है वो है क्लाइमेट चेंज। यानी जिस प्रकार से पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन, उसके बाद में पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही है वो हो गया, हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, जो जानवर की नई नई प्रजातियाँ वो सारी यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, जो हमारे प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, उनकी यहाँ पर प्रजातियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। अगर इंसान समझ रहा है जो पेंडेमिक है या फिर ये जो लड़ाइयाँ हैं वो खतरा है, तो खतरा है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये एनवायरमेंटल वाली सिचुएशन देखने को मिलती हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर ने बोला, जिसको लेकर हमें ज़रूरत है कि हम एक सोल्यूशन लेकर आएँ, है ना। हमारे पास में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हों, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे जब हमारे पास में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स होंगे। क्योंकि जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा उससे यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बाकी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाएगा, उसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगे, रोक टोक यहाँ पर हो जाती है। क्लियर हो गया। इंडिया अपने आप में एक वास्ट, एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ पर एक एमर्जिंग सुपर पावर हैं, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर सुपर पावर बन रहे हैं। हमारे पास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती हैं। हम दुनिया में एक सबसे बड़े प्लेयर बनकर निकल सकते हैं, खासकर एनवायरनमेंट को बचाने में। तो इंडिया को यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंडिया आने वाले टाइम पर साल 2023 में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनने वाला है, ये बात यहाँ पर मेंशन की जाती है। फिर उसके बाद में बोला गया जो पूरा साउथ एशिया वाला रीजन है ना, यहाँ पर पूरा अलग अलग इकोसिस्टम है, अलग अलग इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। और इसी साउथ एशिया के अंदर भारत भी आता है, उसके बाद में भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है। तो भारत की बात करें तो भारत के पास में तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अपने आप में, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं भूटान और नेपाल की, तो भूटान और नेपाल के पास में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है नहीं। जबकि भूटान, इंडिया, नेपाल अगर हम लोग तीनों को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, झील हैं, सब कुछ एक अच्छा इकोसिस्टम मिलता है। लेकिन भूटान और नेपाल ऐसे देश बन जाते हैं जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इवन बांग्लादेश के अंदर भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो एक आर्टिकल लिखा गया था एरिक फॉल्ट के थ्रू, उन्होंने ये हाईलाइट किया कि सर जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इनका इम्पोर्टेंस इन वाले देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि इन वाले देश के अंदर यानी कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में भी बायोस्फीयर रिजर्व लेकर आएँ। इंटरनेशनल लेवल पर बायोस्फीयर रिजर्व को और ज़्यादा पहचान मिलने लगे, यूनेस्को यहाँ पर इसको अप्रूव करने लगे। बहुत कुछ, मतलब कुछ ही देश ऐसे देखने को मिलता है साउथ एशिया के अंदर जिनके पास में भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। खासकर हम लोग बात करें भारत की, तो भारत के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बार बार राइटर ने रिपीट करनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ, ज़्यादा कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर राइटर ने मेंशन किए नहीं हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि इस करेंट टाइम पे अगर आप देखोगे, हम इस बायोस्फीयर रिजर्व को एक्सपैंड कर दें, खासकर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इनके अंदर भी साल 2025 तक अगर एक एक बायोस्फीयर रिजर्व आ जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। खासकर इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, यहाँ पर भी बायोस्फीयर रिजर्व थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। उस पर्टिकुलर रीजन में भी बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग थोड़े से बना दें तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होगा। आने वाले टाइम पर क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम से हम लोग को ये छुटकारा देगा। और ख़ासकर हम लोगों को ये बिलीव करना होगा कि हमें अपने नेचर के साथ में, अपने प्रकृति के साथ में हार्मनी में, यानी कि एक एकजुटता में मिलकर रहना होगा। वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में चांस है कि हम दुनिया भर के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको एक्सपैंड करें। जो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसी देश हैं इंडिया के आसपास, उनको, उनके यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व को एक्सपैंड करें। ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज मेंस का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि आज का मेंस का क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पे पूछा गया कि देखो, कल मैंने आपको एयर पॉल्यूशन से संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस करवाया था, तो उसी से संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न है, डिस्कस मेजर इश्यूज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया। यानी कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं
जिसकी वजह से भारत के अंदर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें बताते हुए आपको बताना यह है कि हाल ही में सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स उठाए हैं एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है 250 शब्दों में, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मीन्स आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिल जाएगा। लगभग 35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। एक काम और करना, जब भी आंसर सबमिट करोगे तो कोशिश करना कि एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लें। जब आप लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा, आपके पास में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही साथ में आप सामने वाले को भी उनकी जो मिस्टेक्स हैं अगर उनके आंसर में होती है तो उनको बता सकोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो कोऑपरेटिव वे में ग्रुप चल रहा है। तो एक लौता एडिटोरियल था पढ़ने लायक। उसके बाद एक आर्टिकल और है वैसे यहाँ पर, ये वाला, द न्यू हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ मस्टर्ड, यानी कि मस्टर्ड की एक नई प्रजाति आ चुकी है। मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। कब पढ़ाया है तो मैं आपको बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। 1 नवंबर पर जाना, 1 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर का वीडियो ओपन करना हमारे चैनल वाला, तो वहाँ पे बिल्कुल लास्ट में चले जाना। तो एक एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया है मस्टर्ड को लेकर। उस एडिटोरियल के अंदर मैंने आपको बताया है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है ना, जेनेटिकल इंजीनियरिंग और मॉडिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे यहाँ पर मस्टर्ड को यहाँ पर नया एक मस्टर्ड डेवलप किया जा रहा है। तो वो रिपीटेड चीज़ें हैं और ये चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तारीख बता रहा हूँ, 1 नवंबर को। थोड़ा सा आगे जाना, वीडियो में आधा घंटा आगे बढ़ जाना, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। और ऑब्वियस ही बात है, वीडियो थोड़ा क्रिस्प रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ठीक है ना। बाकी एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इजराइल के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, आने वाले टाइम पर हो सकता है नेतन्याहू वापस से प्रेसिडेंट बनते हुए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनकर निकल कर आए, ठीक है ना। तो इलेक्शन चल रहे हैं, वो रिजल्ट बाद में बताएगा। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न के ऊपर, जो प्रीलिम्स का 2021 का प्रश्न था। यहाँ पे कुछ रिवर्स के नाम दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सी रिवर जो है वो ईस्टर्न घाट से निकलती है, राइज होती है। तो 4 नदियों के नाम है, तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 और 4, जो ब्रह्मानी है, और ब्रह्मानी के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो वंशधरा है। तो ये 2 नदियाँ देखने को मिलती हैं जो कि ईस्टर्न साइड से यहाँ पर राइज होती हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अगर हम लोग बात करें ब्रह्मणी रिवर को, तो ब्रह्मणी रिवर जो है ना, इसको साउथ कोयल के नाम से भी जाना जाता है। ये निकलती है नागरी विलेज, रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से। तो ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, आंसर है 2 और 4। 2 और 4 मतलब ब्रह्मणी नहीं, नागावली। नागावली और वंशधरा, ये 2 रिवर्स देखने को मिलती हैं जो कि ईस्टर्न साइड से राइज होती हैं। नागावली रिवर ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न घाट से, यानी लखबल के आसपास से। फिर उसके बाद में जो वंशधरा रिवर है, ये भी यहाँ पर ईस्टर्न घाट से राइज होती है, खासकर ओडिशा से निकलती है। और फिर उसके बाद में ये एंटर करती है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट भामिनी मंडल के अंदर में। फिर उसके बाद में ये बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। तो ईस्टर्न घाट से निकलने वाली नदी को पूछा गया है, ईस्टर्न घाट, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। यार वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि न्यूज़पेपर आजकल बहुत लेट आता है। अब इसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब न्यूज़पेपर पब्लिश ही थोड़ा देर से होता है। पहले तो 3 बजे तक आ जाता था, अब यार ये 4 बजे आता है। अब पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, 1.5-2 घंटा लग जाता है चीज़ों को कलेक्ट करने में, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसको PDF में इंसर्ट करने में, तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें हो जाती हैं। फिर वीडियो फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, अपलोड करो फिर प्रोसेसिंग होने लगती है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है यार। आई होप आप लोग यहाँ पर इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहोगे ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।